मान लीजिए एक महानगर के एक ऑफिस में एक लड़का है जिसका नाम कुछ भी रख लीजिए, मिस्टर एक्स या मिस्टर ए, कुछ भी। वो काम कर रहा होता है, एक अच्छी खासी पोस्ट पे है। उसकी ऑफिस में एक दिन एक खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है। अब भाई जब खूबसूरत लड़की की एंट्री हुई तो उस बालक को, अबोध बालक को, उस लड़के को लव एट फर्स्ट साइट नाम का एक रोग हो गया। तो भैया पहली दफ़ा उनको देखते ही एकदम हवा चली, गाने बजे, दुपट्टा लहराया, खुशबू बही और भैया को हो गए मोहब्बत। कुछ दिन बाद उन दोनों में बातचीत होने लगी, अच्छी खासी पटने लगी, दोनों में जमने लगी, साथ में चाय पीने जाते, टहलने, घूमने, कैंडल लाइट डिनर, मूवी वगैरह सब कुछ करने लगे। और एक दिन उस लड़के ने उस लड़की को प्रपोज भी कर दिया। लड़की मान गई, दोनों में बात बन गई, दोनों ने साथ में शादी कर ली। अब दोनों ने शादी के बाद एक फ्लैट ले लिया जहाँ पर दोनों साथ में रहने लगे। शुरुआती दिनों में ये कहानी कुछ फिल्मों की तरह चली, मतलब सब कुछ बहुत ही बेहतर, एक फ्लो में, कॉन्टिन्यूअस पीरियड में बहुत ही अच्छे से चला। मतलब दोनों साथ में सुबह जगते, वो लड़की लड़के के लिए नाश्ता बनाती, फिर वो ऑफिस जाता, शाम को आते, बातचीत होती, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद इन दोनों में ही कुछ खटपुट, कुछ तकरार शुरू हो गई। मतलब ऐसा लगने लगा कि हाँ यार, अब किसी न किसी बात पे दोनों में कुछ ना कुछ झगड़ा हो ही जाता। और ये झगड़ा इस स्तर पर बढ़ गया क्योंकि अब इन दोनों को ही एक दूसरे की असलियत ऐसी मालूम पड़ी कि भैया दोनों एक दूसरे के साथ रहने पर राजी नहीं थे। तो चूंकि दोनों पढ़े लिखे थे, कोई हो हल्ला, कोई बवाल, कोई बिना मतलब का झमेला झावली नहीं चाहते थे, तो उन्होंने इस पूरे मसले को एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का फैसला किया। कानून के हिसाब से ये शांतिपूर्ण तरीका तलाक ही हो सकता है। लेकिन अगर कानूनी तौर पे बात की जाए, दोनों लोग काफ़ी जानकार थे, कानून के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखते थे। तो दोनों को ही ये पता था कि यार भैया, अगर कोई एक पार्टी तलाक के लिए अप्लाई करेगी तो उसमें दूसरे की इज्जत पर आ जाएगी, दूसरे की बेइज्जती होगी। तो एक दूसरे की इज्जत तो उछाल नहीं सकते भाई, पढ़े लिखे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मामले को निपटाना है, दोनों में अभी भी थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट बची हुई है। तो ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या ऑप्शन है कि भैया सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि उनका काम भी हो जाए और एक दूसरे की खिलाफत भी ना हो, किसी तरह की बेइज्जती भी ना हो। और अब यहाँ पे इनका जो एकमात्र समाधान आता है, इनके समक्ष, इनके सम्मुख, इनके सामने जो एकमात्र समाधान बचता है वो होता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट या फिर आपसी सहमति के आधार पर तलाक के विषय में जो भी चीज़ें दी गई हैं, जो भी प्रोविज़न, जो भी प्रावधान बताए गए हैं, इन सब के बारे में बहुत ही विस्तृत, बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही आसानी के साथ बात करने वाले हैं। तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो अब अगर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट या फिर आपसी समझौता के आधार पर तलाक के विषय में बात करें तो इसका प्रोविज़न स्टार्टिंग में हिंदू लॉ में नहीं दिया गया था। मतलब ये चीज़ हिंदू लॉ में प्रारंभ में नहीं दी गई थी। इसका प्रोविज़न जो दिया गया है वो अमेंडमेंट, जो मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट रहा है 1976 का, उसके द्वारा इसको इसमें हिंदू लॉ में जोड़ा गया है। तो अगर इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में या फिर इसके मीनिंग के बारे में बात करें तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का मतलब एक उस तरह का डाइवोर्स हुआ जहां पर दोनों ही पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा, आपसी सहमति के द्वारा, समझौते के द्वारा, रजामंदी के द्वारा इस बात पर तय हो जाते हैं, इस बात पर पक्के तौर पे भाई ठान लेते हैं कि हाँ, जब एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, डाइवोर्स ही एकमात्र ऑप्शन है। तो जब वो कोर्ट को अप्रोच करते हैं, एक न्यायालय की शरण लेते हैं, जो कि जिसके जुरिसडिक्शन में ये पूरा मामला आता है, तो उनके द्वारा जब डिक्री दी जाती है तो इस तरह के डाइवोर्स की डिक्री को डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कहा जाता है। अब इस डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की खास बात क्या है कि इसमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जिनका परिपूर्ण होना इसके लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हाँ, आपने आज शादी करी और 2-4 दिन में आपको परसों नरसों में पता चल गया कि भाई एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो चलो म्यूचुअल कंसेंट के स्तर पे, इस ग्राउंड पे, इस बेस पर डाइवोर्स लिया जाए। आप इतनी जल्दी डाइवोर्स नहीं ले सकते, उसमें कुछ अहर्ताएँ, कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें बताई गई हैं जिनको परिपूर्ण करने के पश्चात ही आप
इस डाइवोर्स के, इस तलाक के जो है एबल होंगे, इसके लायक माने जाएंगे। जिनमें सबसे पहली शर्त वैसी ही है जैसे कि बाकी डाइवोर्स में होती है, यानी कि विवाह के 1 साल के भीतर आप तलाक नहीं ले सकते हैं। तलाक लेने के लिए आपको 1 साल के बाद ही अप्लाई करना पड़ेगा। 1 साल तक आपको एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, इस बीच में आप तलाक नहीं ले सकते। दूसरी कंडीशन ये है कि आप डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट तभी लेंगे जब 1 साल तक एक दूसरे के साथ ना रह रहे हों, मतलब सेपरेटली रह रहे हों। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें जो कंडीशन ये है कि आप जब अलग अलग रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, एक छत के नीचे नहीं रह रहे हैं, तो आपके मध्य में किसी भी तरह का संबंध, शारीरिक या फिर किसी भी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत इसमें ये पॉइंट है कि आपको, क्योंकि आप म्यूचुअल कंसेंट के बेस पे इसके ग्राउंड पे तलाक ले रहे हैं, तो आप में जो ये पिटीशन जो आप फाइल करेंगे, वो पिटीशन एक जॉइंट पिटीशन होनी चाहिए, जो कि दोनों पार्टीज़ के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी कोर्ट में, और उसके बाद ही कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। और सबसे लास्ट में इसमें कंडीशन के साथ साथ एक नोट भी लगा दिया गया है कि क्योंकि यहाँ पे जो डाइवोर्स हो रहा है म्यूचुअल कंसेंट पे हो रहा है, दोनों की कंसेंट पे, दोनों की सहमति पे हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी सहमति है वो फ्री होनी चाहिए। उनकी वैध सहमति जो है, जो वॉलंटरली जो सहमति होती है, स्वेच्छया सहमति, वो होनी चाहिए। ये किसी भी तरह के कोर्सियन फोर्स या फिर फ्रॉड के द्वारा, मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ना हासिल की गई हो। तो ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तभी एक पिटीशन को अलाउ किया जाएगा इस डाइवोर्स के लिए। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो बताई गई हैं, जैसे इसमें कुछ इसके स्तर होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं जब आप ऐसा पिटीशन फाइल करते हैं। जैसे स्टेजेस में क्या होता है, पहले स्टेज के अंतर्गत जब पहला स्टेज वो होता है जब दोनों ही पार्टीज ज्वाइंट पिटीशन फाइल करती हैं। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें दोनों ही पार्टीज़ का अपीयरेंस होता है कि हाँ, दोनों पार्टीज़ कोर्ट में अपीयर होती हैं, उनके समक्ष प्रस्तुत होती हैं। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें कोर्ट स्क्रूटनी करती है उस ज्वाइंट पिटीशन को, उसको पूरी तरीके से उसमें ये सब चीज़ों पे अवलोकन करती है। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत उसमें जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग होती है, मामले को दोनों पार्टीज़ को सुना जाता है। और ये पूरा सुनने के बाद फर्स्ट मोशन पे ऑर्डर पास किया जाता है। और इस ऑर्डर के बाद क्या होता है कि 6 महीने का टाइम दिया जाता है दोनों ही पार्टीज़ को। 6 महीने आप थोड़ा विराम ले लीजिए, सोच विचार लीजिए कि क्या आप वास्तव में डाइवोर्स लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। मान लीजिए 6 महीने में आपका विचार बदल जाए, तो आप इसको जो है डाइवोर्स वाली कंडीशन को हटा भी सकते हैं। और अगर 6 महीने अलग अलग रहने के बाद भी दोनों पार्टीज़ को लगता है कि नहीं भाई, डाइवोर्स ले लेना चाहिए, तो इस फर्स्ट मोशन के बाद सेकंड मोशन पे फिर से पार्टीज़ इकट्ठी होती हैं 6 महीने बाद। और दोनों पार्टीज़ जब कोर्ट के समक्ष आती हैं, तो कोर्ट फिर से उनके बयान वगैरह, जो भी एविडेंस वगैरह सारे कुछ अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जो भी आवश्यक खानापूर्ति होती है वो करने के पश्चात डिक्री जो होती है डाइवोर्स की, वो पास कर देते हैं, अपना ऑर्डर पास कर देते हैं। तो ये पूरा स्टेज होता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का। एक पॉइंट और है जिसमें एक लैंडमार्क केस 2019 में आया था, उस पर हम बात कर लेते हैं। और ये केस है अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर का। तो इस केस में ये कहा गया था, कोर्ट ने ये कहा था कि भैया जो इसमें प्रोविज़न दिया गया 6 महीने का, फर्स्ट मोशन पे जो 6 महीने का प्रोविज़न दिया गया है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये कोर्ट का डिस्क्रेशनरी मैटर है। अगर ऐसा प्रतीत होता है कि 6 महीने पूर्व ही ये डाइवोर्स की डिग्री पास करी जानी चाहिए, कोर्ट को आवश्यक लगता है, वो संतुष्ट है, तो इस कंडीशन में वो 6 महीने पूर्व ही जो डाइवोर्स की डिग्री है वो पास कर सकते हैं। तो ये था डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जो कि हिंदू लॉ के अंतर्गत दिया गया, उसके बारे में सारी मेन प्रोविजंस, कंडीशंस और उसके स्टेजेस। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। और इसके अलावा आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क में रहने के लिए, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने के लिए मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जो इंस्टाग्राम का पेज है, उस पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।